द एंड यूक्रेन में? बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, सारी दुनिया की आंखें टिकी हैं 20 जनवरी 2025 को। ये वो दिन है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वॉशिंगटन में राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। पूरी दुनिया अपनी आंखें गड़ाए बैठी है उस दिन की इंतजार में कि क्या डोनाल्ड ट्रंप विद अ फ्लरिश अपना वायदा पूरा कर सकेंगे। उन्होंने साफ कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है कि पहला दिन 24 घंटे के अंदर मैं यूक्रेन में इन सितु सीज फायर लाऊंगा। क्या वो सीज फायर होगा या नहीं, ये बड़ा सवालिया निशान है। अभी तक जो हम देख रहे हैं, ये नहीं लगता कि इतनी जल्दी सीज फायर होगा। हो सकता है सीज फायर हो। प्रेसिडेंट पुतिन भी कह रहे हैं, हां मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, अगर कोई शांति चाहता है, आई एम प्रिपेयर्ड टू गिव इट अ ट्राई। लेकिन बात यह है कि रूस कई बारी धोखा खा चुका है। ठीक है साहब, शांति की बात जब की जाती है तब उसके ऊपर सबसे भारी असॉल्ट होते हैं। 3 मिन्स्क अकॉर्ड हमने देख लिए और फिर 2022 में ही अप्रैल में पीस टॉक्स बेलारूस में हुई थी, तुर्की में हुई थी, समझौता हो गया था। वहां से आए अपने बोरिस जॉनसन साहब, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने रॉयट एक्ट पढ़ दिया जेलेंस्की को कि तुम कोई पीस टॉक नहीं करोगे, तुम लड़ोगे जब तक तुम्हारे आखिरी यूक्रेनियन सिपाही मारे नहीं जाते। और ये यूक्रेन का हाल कर दिया गया है। बहरहाल दोनों देश, रूस और यूक्रेन, वो अब इस होड़ में जुट गए हैं कि 20 जनवरी 2025 के पहले वो कितना इलाका, कितना ग्राउंड कैप्चर कर सकते हैं, कितने गेन्स कर सकते हैं ऑन द बैटलफील्ड, ताकि जब नेगोशिएशन शुरू होती है तो उनकी जो पोजीशन है, उनका पलड़ा भारी रहे। जरा हम लेट्स फेस फैक्ट्स। अगर हम हकीकत पर जाएं, जमीनी हकीकत पर जाएं, तो बात बड़ी सीधी है साहब कि रशिया हैज द अपर हैंड। रशिया का पलड़ा काफी भारी है। जो ग्राउंड वॉरफेयर चल रही है पूरे 2024 में, रशिया ने स्लो बट स्टेडी बट इंक्रीमेंटल बट रिलेंटलेस प्रोग्रेस की है साहब। लगातार सिर दांत भींच के वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। क्यों इतना स्लो मामला क्यों है? बात बड़ी सीधी है साहब। जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, यूक्रेन के अंदर, ये दोनेत्स्क लुहांस्क के इलाके में 2014 से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने डिफेंस लाइन पे डिफेंस लाइन पे डिफेंस लाइन बनाई हुई, और दिस इज द मोस्ट वेल डिफेंडेड टेरेन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ऐसी टेरेन में 1 इंच भी जमीन लेना, खून के नाले बह जाते हैं साहब। और खासकर अगर आपको बिल्टअप एरियाज में फाइट करना पड़े। याद रहे वर्ल्ड वॉर 1, लेनिनग्राड, स्टेलिनग्राड, 2-2, 2.5 साल एक शहर को लेते लग गए थे। तो साहब ये तो जो है सबसे वेल डिफेंडेड एरिया है इन दी वर्ल्ड। एक अंदाज लगाने के लिए कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या है ऑफेंसिव ऑपरेशंस की, मैं आपको याद दिलाऊं। टेक योर माइंड टू 2023। यूक्रेन ने घोड़े पे चढ़ के ऐलान किया था अमेरिका की बैकिंग से, नेटो की बैकिंग से, कि हम रूस को बाहर खदेड़ देंगे, वापस रूस में खदेड़ देंगे। जो भी इलाका 20% यूक्रेन का रूस ने पकड़ा है उसको हम आजाद करा देंगे, लिबरेट करा देंगे। तो बड़ी हुंकार तो बहुत बड़ी भरी थी साहब। रूसियों ने चुपचाप अपने 3 लाख रिजर्विस्ट मोबिलाइज किए और सुरवोकिन लाइन बना दी, डिफेंस लाइन, जैसे मैजिनो लाइन होती थी वर्ल्ड वॉर 2 में, वो यूक्रेन के अंदर बना दी। पूरा 2023 यूक्रेन की फौज सर मारती रही, अपना सर बैंग करती रही इस दीवार के बरखिलाफ, इस किलेबंदी के बरखिलाफ, और वो साहब फॉरवर्ड डिफेंस लाइन तक नहीं पहुंच सकी। प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि रूस की फौजें एक ऑफेंसिव
जून में किया, फिर दूसरा ऑफेंसिव अगस्त सितंबर में किया, वो साहब वो पहली लाइन को नहीं ब्रीच कर सकी। यहां तो रूस 3, 4, 5 लाइनें ब्रीच कर गया है और अब आखिरी लाइन को ले रहा है। इससे आपको डिग्री ऑफ डिफिकल्टी समझ आएगी कि ऐसी टेरेन में हमले का मतलब क्या होता है। ग्राउंड वॉर तो रूस जीत रहा है, यूक्रेन क्लियरली हार रहा है। ग्राउंड वॉर के दो बड़े केंद्र हैं इस वक्त, जो रक्तपात जहां हो रहा है। एक ईस्टर्न सेक्टर में है पेट्रोवस्क, ईस्टर्न सेक्टर में है पेट्रोवस्क, राइट। पेट्रोवस्क में 3 तरफ से रूस की फौजें आगे बढ़ रही हैं और यह है आपका लीमान, स्वेरोस्क और क्रामातोरस्क। 3 तरफ से रूस की फौजें लगातार बढ़त हासिल कर रही हैं पेट्रोवस्क की तरफ। पेट्रोवस्क एक बहुत ही अहम लॉजिस्टिक और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कम्युनिकेशन हब है, वो मेन सप्लाई रूट्स पे है। वो गया तो सप्लाई रूट्स कट, ठीक है। और वहां से वो लोग क्रामातोरस्क की लाइन पकड़ ले तो ये आखिरी डिफेंस लाइन है रूस की। उसके बाद केवल जो कि डीप्रो नदी है उसकी लाइन रह जाती है। रूस जो है पूरा ईस्टर्न यूक्रेन का पोर्शन पकड़ सकता है डीप्रो रिवर तक, और जो एक बड़ी नेचुरल डिवाइडिंग बाउंड्री लाइन बन जाती है जिसको डिफेंड करना आसान है कम ट्रूप्स के साथ। तो साहब ये जो है ये लड़ाई में इतना फेरबदल कैसे हुआ? रूस ने, जिसका कि नॉर्मल लड़ने का तरीका है कि टैंकों को हजारों टैंक लगा दो साहब, एक के बाद एक, फर्स्ट एचेलॉन, सेकंड एचेलॉन, थर्ड एचेलॉन, और जबरदस्त फायर पावर का इस्तेमाल करो, तोप खाने से तबाह कर दो उस इलाके को और फिर टैंकों से चढ़ जाओ। लेकिन रूस ये नहीं कर सका है। क्यों? सिंपल, फेरबदल हो गया है, काया पलट हो गई है युद्ध के तरीके में। और किसने किए है ये काया पलट? ड्रोन्स, सिंपल से ड्रोन्स, हैंड हेल्ड ड्रोन्स, ठीक है साहब। अभी जो कुर्स्क की लड़ाई में ही 12,000 तो हैंड हेल्ड ड्रोन शूट डाउन हो चुके। आप उनसे अंदाज लगा सकते हैं कि कितने, मतलब व्हाट अ रोल दीज ड्रोन्स आर प्लेइंग। ना सिर्फ ये जो है टारगेट्स पकड़ते हैं, ये टारगेट्स को अटैक कर सकते हैं। टैंक, गाड़ियां, जरा बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद कर सकते हैं। इंडिविजुअल सोल्जर्स को ऊपर ग्रेनेड फेंक सकते हैं। और इसके चलते लड़ाई में फेरबदल हो गया है, बड़ा भारी फेरबदल हुआ है साहब। और रूस ने भी और यूक्रेन ने भी दाद देना पड़ेगा, इन दोनों मुल्कों की फौजों ने अपने टैक्टिक्स बदली कर ली है लड़ाई के लेसन सीखकर। रूस अब टैंकों से हमला नहीं कर रहा, रूस हमला कर रहा है स्टॉर्म ट्रूपर्स, इन्फेंट्री से। ये इन्फेंट्री जंगल लाइंस का सहारा लेती है, आड़ लेती है और एडवांस करती है। ये मोटरसाइकिलों पे आते हैं, ये ड्यून बगीज पे जो होती है फास्ट अटैक व्हीकल जैसे, उन पे बैठ के आते हैं। और ये पहले तो ताबड़तोड़ वहां पे ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स, FAVs जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि भीषण बर्बादी होती है। 2000 किलोग्राम के बॉम्ब, 3000 किलो के बॉम्ब, मतलब इलाके को चीट फाड़ के रख देते हैं। फिर वो तोप खाने से ठोकते हैं और उसके बाद वो इन्फेंट्री के ये छोटे छोटे अटैक्स करते हैं ताकि कोई बड़ी टारगेट्स ड्रोन को ना मिले। छुपाव और आड़ का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़े। कई बार तो उन्होंने पुराने जो माइन शैफ्ट हैं उनका फायदा लेके अंडरग्राउंड से आगे बढ़ गए। और रूस की कोशिश रही है वो पिंसर्स में अटैक करे। मान लो अगर ये फ्रंट है तो यहां और यहां अटैक करके ऐसे पिंसर बना ले, जैसे कि कैंची से हम काटते हैं। तो उसमें जो है दुश्मन को फिर यही एक ऑप्शन रह जाता है कि या तो वो वहां से निकल के भागे या वो वहां कॉल्ड्रन में, पिंसर में, पॉकेट में डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये पॉकेट बाय पॉकेट बाय पॉकेट वो ठोकते 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 वो आए हैं। चासेवियार ले लिया है और बाखमुत तो बहुत पहले ले लिया था। और अब जो है उन्होंने
ये कुजाहोवे को पकड़ा है, जिसमें कहते हैं 12,000 यूक्रेनियन मारे गए हैं लड़ते लड़ते। तो बहुत ब्लडी, बहुत स्लो बट रिलेंटलेस एडवांस है। पलड़ा रूस का भारी है और भारी रहेगा। यूक्रेन का क्या जवाब है? वो जानता है ग्राउंड की वॉर तो मैं हार जाऊंगा, तो वो नाटक कर रहा है कुर्स्क में, जहां उसने धोखाधड़ी से हमला किया था। खाली देख के उसको अमेरिकन सैटेलाइट्स ने बताया इलाका खाली है, तो वो चढ़ गया जहां रूस को उम्मीद नहीं थी और 1300 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया। उसका उम्मीद थी कि वो कुर्स्क तक निकल जाएगा, न्यूक्लियर प्लांट तक। एक तो वो दबाव डालेगा रूसी फौजों पे कि वो ईस्टर्न फ्रंट से फौजें हटा के कुर्स्क की तरफ लाएं, वो एक भी नहीं लाए। फिर उसने सोचा था कि वो कुर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट लेके उसको फोड़ देगा और वहां पे जो है एक चेर्नोबिल जैसा न्यूक्लियर डिजास्टर करेगा और सीटी बजाता निकल जाएगा। अब अमेरिका ने कैसे सोच लिया और यूक्रेन ने कैसे सोच लिया कि वो न्यूक्लियर तबाही कर देगा रूस में, लेकिन रूस साहब एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो तो अहिंसावादी लोग हैं, वो नहीं है साहब। सफाया हो जाएगा यूक्रेन का अगर उसने ये दुस्साहस किया, लेकिन उसने करने की कोशिश की है। इसी क्रुस की जरा बात करें। रूसियों ने अपनी फौजें लगाई, नॉर्थ कोरिया की कोई 12,500 की फौज ले आए और वो चढ़ बैठे और वो कोई 450 किलोमीटर का एरिया ले लिया है वापस यूक्रेन से, और अब कोई 800 स्क्वायर किलोमीटर उनके पास रह गया है 1300 स्क्वायर किलोमीटर से, और वहां भी जम के लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले यानी कोई 7 जनवरी को बड़ी हैरत अंदेज घटना हुई। यूक्रेन ने पलटवार किया। एक तो साहब वो बड़े दबाव में था कुर्स्क के अंदर, लेकिन वहां से पीछे हटने के बजाय जो उसको कह रहे थे, कुछ अमेरिकन भी कह रहे थे कि मत फंसो, सारे के सारे मारे जाओगे, बहुत नुकसान होगा तुम्हारा। लेकिन वो धड़ल्ले दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को नाटक करने के लिए कि मैं टीवी की वॉर तो जीत लूंगा साहब, तो उसने साहब वहां पे हमला कर दिया। और हमला किससे किया? ब्रिटिश चैलेंजर टैंक्स, एब्राहम टैंक्स से। अब आप बड़े हैरत की बात आपके लिए भी होगी, सब फौजियों के लिए है कि साहब जब रूस अपने टैंक नहीं चला पा रहा ड्रोन्स के खतरे की वजह से, तो ये चैलेंजर टैंक और ये एब्राहम्स टैंक कैसे चल रहे हैं, वहां पे चल पाए। सारी लड़ाई है साहब 2 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की, ड्रोन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अमेरिका ने नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तरीका इजाद किया, जिससे जो रूस के ड्रोन्स थे, खासकर एफपीवी ड्रोन्स और जो उनके रिकॉनेसांस ड्रोन्स थे, उन्होंने उनको आसमान से लॉक करना शुरू किया, जैम करना शुरू किया, ताकि वो टपकने लगे लाइक वुंडेड बर्ड्स। ठीक है साहब। तो वो देख नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उनकी जो है आईएसआर कैपेबिलिटीज को रिस्ट्रिक्ट किया, उनकी अटैक कैपेबिलिटीज को रिस्ट्रिक्ट किया ड्रोन्स की, और वो ये टैंक्स लेके चढ़ गए और बार्दिन और मलाया लोकान्या, ये 2 गांव की तरफ वो बढ़ने लगे। काफी लंबा रास्ता घूम के लेके आए जंगलों के थ्रू ये टैंकों से, और उनका एम था कि यहां से वो कुर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट पकड़ ले। उन्होंने सोचा था कि अब हमने जैम कर लिए रूस के सारे जो यूएवीज हैं, तो अब तो हम साहब धड़ल्ले से जो है 60 किलोमीटर का फासला ऐसे ही पार कर लेंगे। हां, ख्याल तो बड़े हसीन थे, लेकिन साहब रूसियों ने क्या किया, उन्होंने K-64 ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। K-64 ड्रोन्स यानी जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल से जलते हैं, उनको आप जैम नहीं कर सकते साहब। और उससे उन्होंने ये जो चैलेंजर टैंक शैंक जो जा रहे थे, इनको काफी भारी क्षति पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया। और ये दोनों जो अटैक जो रूस ने जो यूक्रेन ने किए थे कुर्स्क सेलिएंट में, उनको उन्होंने रोक दिया है। अब वो लगातार अपने कामोव 58 हेलीकॉप्टर्स, टैंक हंटिंग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्होंने 2023 के यूक्रेनी हमलों को सफाया कर दिया था। और वो ताबड़तोड़ ये जो अमेरिकन टैंक्स हैं, एब्राहम्स और जो भी टैंक आ रहे हैं,
जो भी अमेरिकन टैंक आ रहे हैं, एब्राहम्स और ब्रिटिश चैलेंजर, उनको अब वो उनका सफाया करने में जुट गए। और इसके बाद मेरा अंदेशा है कि वो भारी FA-20 का इस्तेमाल करेंगे। वो FAB जो है ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे और फाइबर ऑप्टिक ड्रोन लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्निक को काटने के लिए। और पूरी कोशिश दांत भींच कर यूक्रेन की रही है, रूस की रही है कि वह 20 जनवरी तक इनको कुर्स्क से खदेड़ दे। खदेड़ सकता है या नहीं, ये देखने की बात है। अगर नहीं खदेड़ सकता तो मैं नहीं समझता कि वो लड़ाई बंद करेगा इमीडिएटली, जब तक वो ये मुद्दा हासिल ना कर ले, इनको खदेड़ ना दे रूसी सरजमी से। तो साहब आगे क्या होने वाला है? लड़ाई ईस्टर्न सेक्टर में पेट्रोवस्क में रक्तपात हो रहा है, लड़ाई कुर्स्क में भयंकर रक्तपात हो रहा है और पूरे ईस्टर्न फ्रंट में स्टेडली रूस आगे बढ़ रहा है। और मेरा अंदाज है कि वो कुर्स्क में भी हावी हो जाएगा। और अगर नहीं होता है 20 जनवरी तक तो वो लड़ाई जारी रहेगा जब तक उसको मिनिमल ऑब्जेक्टिव्स हासिल ना हो जाएं। बातचीत शायद शुरू हो जाएगी। सीज फायर, इन सितु सीज फायर, ये दो किस्म का हो सकता है। एक तो जस्ट एज इज वेयर इज सीज फायर। मैं नहीं समझता रूस इससे ज्यादा खुश होगा, ना यूक्रेन, क्योंकि ये कभी भी फिर हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और वहां से लड़ाई आगे शुरू हो सकती है। और यूक्रेन को टाइम मिल जाएगा अपनी डिफेंस लाइंस बनाने के लिए, ताकि वो इंच बाय इंच जैसे अभी लड़ा है उसके लिए लड़े। दूसरी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पेशकश है वो ये है कि जहां पे सीज फायर लाइन है उससे इस तरफ एक जो है डीमिलिटराइज जोन बनाया जाए, जिसमें कि नेटो के फोर्सेस लाए जाएं। अब साहब ये भी समझ नहीं आता कि रूस लड़ा 3 साल से लड़ रहा है कि कोई नेटो ट्रूप्स मैं यहां नहीं आने दूंगा। अब आप कह रहे हैं कि साहब सीज फायर के लिए हम नेटो ट्रूप डाल के उसको मजबूर कर देंगे। तो कैसे मजबूर कर देंगे, ये अब बड़ी लंबी कहानी है। मैं नहीं समझता इतनी आसानी से ये होगा, और अगर नहीं होता तो ये लड़ाई चलेगी। लेकिन और जैसे मैंने बताया कि जो बाइडेन सरकार है, जिसके चंद दिनों की मेहमान है, वो पुरजोर कोशिश कर रही है कि इतना छेड़ा जाए, इतना प्रवोक किया जाए पुतिन को कि वो युद्ध को बढ़ाने में मजबूर हो जाए। आंद्रियाज जो एंजल्स एयरबेस है रूस का, जहां उसके तुपोलोव स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, वहां पे भारी हमला कराया है। सैटेलाइट्स, अमेरिकन सैटेलाइट्स ने बताया कि यहां पे रूसी बॉम्बर्स आए हैं और यूक्रेन ने ताबड़तोड़ वहां पे अमेरिका की मदद से अपने जो है ड्रोन्स फायर करने शुरू किए हैं। कितना नुकसान हुआ है, नहीं हुआ, अभी तक तो सार्वजनिक नहीं हुआ, बट ये बहुत भारी एक प्रोवोकेशन है रूस के लिए। तिलमिलाए हुए हैं पुतिन साहब भी। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रेन डेड बाइडेन जो है इसका काल खत्म होने दे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कम से कम कोई उम्मीद तो है कि ये रैशनल होगा, ये बातचीत करेगा। बाइडेन तो पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो गेम स्पॉइल करे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब क्या वो गेम स्पॉइल कर पाता है कि नहीं, उसके ऊपर मुनस्सर है कि लड़ाई खत्म होगी या नहीं। बाइडेन साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो खुद तो ब्रेन डेड हो गए हैं, लेकिन उनके जो एंटनी ब्लिंकन है, उनके जो CIA है, उनकी जो डीप स्टेट है, वो तो साहब कोई कसर नहीं छोड़ रही कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करा के ही जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कितने भी हाथ पांव मारे, कितनी भी शांति चाहे, कितनी भी शांति की कोशिश करें, हम उन्हें मिलिया मेट करा देंगे उनकी सारी प्रयासों को। और ये युद्ध जो 3 साल से चलता आ रहा है, जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं, ये चलता रहे, यूक्रेन की बर्बादी हो जाए, लेकिन वो यूक्रेन को एज अ बैटरिंग रैम इस्तेमाल करना चाहते हैं रूस के किले के बरखिलाफ। एंड दिस इज ट्रैजिक फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की जनता के लिए माई हार्ट ब्लीड्स।
जिनका इस्तेमाल किया गया, उनके नाज़ी क्रिमिनल्स को बिठाकर वहां पे वो जबरदस्ती वो कर रहे हैं। और उनको तो अब आदेश मिला है कि तुम्हारे पास सिपाही कम हो रहे हैं, आप साहब इस्तेमाल करो, आप कंस्क्रिप्ट करना शुरू करो, 25 साल से उम्र घटाओ कंस्क्रिप्शन की, 18 साल के बच्चे भी आप लेना शुरू कर दो। और 18 साल के नाम पे वो 14, 15, 16 साल के बच्चों को भी लड़ाई में धकेलना चाहते हैं। यूक्रेनी तो हैं, मर जाएं तो क्या फर्क पड़ता है चाचा बाइडेन को या नेटो को। वो तो आमादा है कि यूक्रेन को तो तबाह करके छोड़ेंगे रूस को बर्बाद करने के लिए। वी विल फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन। यूक्रेन की हालत पतली हो गई है साहब। उनके कोई 1 बिलियन, 1 करोड़ के करीब लोग कह रहे हैं मारे गए हैं और घायल हुए। ठीक है, 45 करोड़ आबादी में से 8 करोड़ तो भाग गए हैं। 2 लाख उनकी फौज डिजर्ट कर गई है, हथियार छोड़ के भाग गई है कि हम नहीं लड़ना चाहते। एक ब्रिगेड भेजी थी फ्रांस में, 155 मैकेनाइज ब्रिगेड, और वो ब्रिगेड साहब उसमें से 1700 लोग फ्रांस में ही गायब हो गए, भाग गए साहब। और बाकी यहां जो यूक्रेन में ट्रेन हो रहे थे यहां से भाग लिए कि ये पागलपने में साहब, अब जेलेंस्की साहब को मुबारक हो, हम नहीं लड़ना चाहते। जेलेंस्की का इस रेट पे कोलैप्स ज्यादा दूर नहीं है। वो जितने नाटक करे कि मैं रूस में नुकसान पहुंचा रहा हूं, जो ड्रोन का वॉरहेड है वो 20 से 30 केजी का होता है। रशिया वार कर रहा है इस्कंदर मिसाइल से, किंजाल मिसाइल से, जिसके वॉरहेड 700 किलो से 500 किलो के। फर्क धमाके का आप समझ सकते हैं। लेकिन यह है कि धमाका स्क्रीन पे तो बहुत बड़ा दिखता है, और इसलिए वो अफवाह फैला रखी है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, पुतिन भागने वाला है, मौत को छोड़कर भागने वाला है। ये नाटक और ये स्वांग हम सुन रहे हैं पिछले 3 सालों से। हमारे तो कान पक गए कि जीत गया, जीत गया, यूक्रेन जीत गया। अरे केवल मीडिया पे जीते हैं साहब आप, ग्राउंड पे आप पिट गए। ये वास्तविकता जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी जनता का, जनार्दन का बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो नीरो जैसी बात हो गई कि जब रोम जल रहा था, नीरो अपनी सारंग लेके वहां पे अग्नि देवता के बखान में गाने गा रहा था। यहां पिट रहा है यूक्रेन, मारे जा रहे हैं लोग, एक एक शहर ध्वस्त हो गया, उसकी पूरी एनर्जी ग्रिड स्वाहा कर दी है। सर्दी में ठिठुर रहे हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वहां के लोग, सारी एनर्जी ग्रिड रूस ने खत्म कर दी है। ये यहां लगे हैं चौधरी कि मैं तो साहब वानर सेना मेरी जो है वो देखो लंका चला रही है। हाँ, टीवी पे अच्छी लगती है, ग्राउंड पे रियलिटी जो भी फौजी जिसने वर्दी डाली है वो समझ सकता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग डिसेंट एंड इनडिसेंट। इस हालात में अगर आप अपने लोगों को ले आए हैं, आपकी जिम्मेवारी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। एक विदेशी ताकत को खुश करने के लिए आपने जंग छिड़वाई रूस से, और अब आप बड़ा अपने आप को टार्जन बन के दिखा रहे हैं कि साहब मैं रूस से लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। जब तक आखिरी यूक्रेनियन मारा नहीं जाता।